Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to start? We have already completed with the human reproduction और आज हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि मतलब हेल्थ की डेफिनेशन हमें पता है, ठीक है। अ पर्सन जनरल एक लेमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, जिसको कोई डिजीज नहीं है दैट इज हेल्थी, है ना। बट हमने समझा हुआ है हमारी छोटी क्लासेस में कि हेल्थ का मीनिंग क्या है। इट शुड बी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज हेल्थ, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है ये जो हेल्थ है रिप्रोडक्टिव टर्म में इस हेल्थ को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारी जो पूरी यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर के अंदर हम आज ये समझने वाले हैं बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स शुरू किए गए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मतलब देयर आर एक तरह से बहुत सारी जनरल बातें हैं जिनको हमें बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड चलना है हमें, और एक एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे विद ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब आप क्या समझते हैं इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखो मतलब इस चैप्टर को हम 2 या 3 क्लासेस के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, हमें पता है, राइट। जब नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की स्ट्रैटेजीज क्या है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है। पहले आज हम सिर्फ इतनी सी बातें समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं काम करूं, ये देखो ये क्या है, मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स के अंदर किस तरह से हम ये पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिए हमारे लास्ट चैप्टर में। तो अब हमें समझना है कि किस तरह से हम इनका मतलब प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सके, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं ताकि जो एक पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, नॉट ओनली इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन हर कंट्री के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। एंड नो डाउट वी आर इंडिया की अगर हम बात करें तो हम एक तरह से बहुत प्रोएक्टिवली हमने कुछ प्लानिंग्स की हमारी गवर्नमेंट्स ने। जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 51 तक तो हमने सोचना शुरू कर दिया था कि किस तरह से हमें अपने आप को इन सब प्रॉब्लम से स्ट्रैटेजिकली हमें इनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात सुनो, चलो पहले एक चीज़ देखो इस चैप्टर के अंदर बेटा, हम पता है हमारी खुद की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, है ना। गवर्नमेंट ने तो चलो जो बना दी स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी इस चैप्टर को पढ़ने की, वो देखते हैं। देखो हम बात करने वाले हैं किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें बेटा डेफिनेशन समझनी होगी किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और उसके पॉपुलेशन मतलब जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसके साथ बहुत सारी क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन किसको मतलब अच्छी लगेगी, खर्चे बढ़ेंगे, है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, तो मतलब उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ओके। और क्या है, फिर हम देखेंगे बर्थ कंट्रोल, मतलब कैसे इस पॉपुलेशन पे रोक लगाएं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम समझेंगे, ठीक है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स मतलब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करेंगे, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम कैसे अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से वी कैन अवॉइड दिस, मतलब अगर हो जाए प्रेगनेंसी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ आएगी हमारे पास एमटीपी, तो चलो हो गया। अब कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए बट नहीं होती है, तो दैट मीन्स
क्या हमारे पास इश्यूज रहेंगे, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं हम उसकी बात करेंगे, इनफर्टिलिटी होता क्या है, ठीक है। फिर हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसे कपल्स को ताकि वो उनके बेबी हो सके, फैमिली अपनी बना सके, कंसीव कर सके फीमेल, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस तरह से हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकना होगा, ठीक है, कैसे उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई लेंथी है, बट हमें एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हमारी एनसीईआरटी से देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखो डेफिनेशन दी किसने है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि टोटल वेलबींग, वर्ड्स को मार्क करते जाओ बेटा, टोटल वेलबींग है किसकी, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज इट शुड बी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। अगर याद नहीं भी आए ना तो जो सब चीज़ें आती जाए वो लिखते जाना, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स अब देख लो, फिजिकल लेवल पर तो हमें चाहिए, मतलब जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम जो है, फिजिकली हेल्थ का मतलब ये है उन ऑर्गन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही ओवरीज में, ना टेस्टिस में, है ना, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने ऑर्गन्स पढ़े, दैट इज फिजिकल लेवल पर, ओके। इमोशनल लेवल का मतलब यहाँ पर ये है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ में जब एक इंडिविजुअल एंटर करता है, ही शुड बी मैच्योर इनफ, ठीक है, उसको ये समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय दिस रिप्रोडक्शन। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मुझे किस तरह से अपने आप को, मतलब इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, दैट मीन्स मेंटली ही और शी शुड बी स्टेबल, ठीक है, दैट इज इमोशनल लेवल पर। बिहेवियरल लेवल पर उसके जो बिहेवियर है ना, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं, या गर्ल्स को लगता है कि जब वो प्यूबर्टी के एज में एंटर करती हैं, फर्स्ट टाइम अगर मिनाक जैसे शुरू होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, तो उस टाइम बहुत सारे हमारे सामने मिथ्स होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे कई बार मूड भी ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, राइट, ड्यू टू दिस हार्मोनल। तो हमें पता होना चाहिए कि ड्यू टू हार्मोन बॉडी के अंदर चेंज हो रहे हैं, बॉडी अपने लेवल पर डेवलप कर रही है, प्यूबर्टी के एज में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे समझ नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे जो प्यूबर्टी के एज में होते हैं जो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मिसगाइड हो जाते हैं, तो मतलब उनके बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी हमें नॉर्मली लेना पड़ेगा, उस सेंस में भी हमें अपने आप को बिल्कुल वेलबींग फील करना होगा उनको। और सोशल लेवल पर कैसा है कि सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, मैरिज की एज जो है वो फिक्स्ड है, मैरिज के साथ जुड़ी हुई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब हर सेंस में देयर शुड बी अ टोटल वेलबींग, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, ठीक है। Therefore, a society with people having वो लोग सोसाइटी जिसके पास फिजिकली और फंक्शनली समझते हो कि फंक्शनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दे शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शंस। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस, ठीक है, अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव, लेट अस एग्जामिन देम। तो सबसे पहले देखना है सिग्निफिकेंस क्यों है। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम मेंटली
और फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी है रिप्रोडक्टिवली, देन ओनली यू कैन डिसाइड दैट एक तो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, आप समझ पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, उनके इफेक्ट्स क्या है और किस तरह से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ हमें और बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ये हमने देख लिया। तो एक बार देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इंडिया ना सबसे पहला, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्रीज, याद रखना ये वाली बात, इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, एक्शन प्लान्स को इनिशिएट करने में शुरुआत जिसने की, सब एक्शन प्लान की और सारे के सारे प्रोग्राम्स भी नेशनल लेवल पर, ताकि उनका जो मेन गोल था दैट इज टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाज द मेन गोल एज द सोशल गोल। ठीक है, 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली थी, राइट। 1951 तक हम पहले कंट्री बन चुके थे जिन्होंने ये सोचा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ सोशल गोल कैसे बनाया जाए। अब इसी गोल को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए जिनको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, कब इनिशिएट हुए थे, इन 1951 में। ठीक है, और पीरियोडिकली पिछले कई डिकेड्स के अंदर हम इनको असेस भी कर रहे हैं कि हमें इनका क्या फायदा हुआ, हमें कहाँ कहाँ और अपडेट्स करने की जरूरत है। ठीक है, तो दैट इज प्रोएक्टिव एक तरह से कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। Improved programs covering a wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name of reproductive and child health care programs। देखो इस चैप्टर में ना यही सब चीजें आती हैं, तो इनको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम। RCH का नाम याद रख लोगे, पूरा नाम पूछ लेते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स थे जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, इनको नाम दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब और क्या था, सबसे पहली चीज अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के बीच में बहुत सारी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर और डिफरेंट फैसिलिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ये था हमारा मेजर गोल, मेजर टास्क था अंडर दिस प्रोग्राम ऑफ RCH। ठीक है, क्या समझा हमने, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 1951 के अंदर हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को शुरू किया, किस नेम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCHC। ठीक है, RCHC बोल सकते हो। ओके, चलो आगे आओ। कंप्लीटली NCERT से हम समझ रहे हैं, NCERT ही हमारा बेस है और छोटे छोटे नोट्स आप बनाते रहेंगे इसके साथ साथ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके। अच्छा, क्या किया गवर्नमेंट ने, किया क्या, बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स को यूज किया। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर एड्स चलते रहते हैं। ठीक है, उन एड्स के अंदर क्या होता है, बताया जाता है कि किस तरह से हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को अगर हमें मेंटेन करना है तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स हैं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन कैसे कैसे हमें क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया है ना, पेपर्स के थ्रू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने उन्होंने पूरा जो स्टेप उठाए टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। पहले लोगों को पता तो लगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी का मीनिंग क्या है। ठीक है, अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया। ठीक है, पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिससेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। देखो स्कूल्स में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट उससे भी पहले रोल किसका आता है, पेरेंट्स का। जो यंग जनरेशन है, जो पहली जो सीढ़ी है वो स्टार्ट होती है घर से, तो पेरेंट्स, उनके क्लोज रिलेटिव्स, टीचर और फ्रेंड्स वो भी इस काम में, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ही करे सारे काम। ठीक है, तो ये काम पेरेंट्स और उनके टीचर्स भी कर सकते हैं अबाउट दिस अबव इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन हुआ किसका, सेक्स एजुकेशन का। छोटे क्लासेस से बच्चों को ये बताया जाने लग गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, कैसे वर्क करते हैं, फंक्शनिंग कैसे है, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कैसे कैसे वर्क होगा। ये हम हमारी स्कूल लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन।
School should also be encouraged to provide the right information, provide करवाएं to the young so as to discourage children for believing in myths and having misconceptions. मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो एक बच्चा जो स्कूल से सीखेगा, उसके टीचर से सीखेगा, अपने पेरेंट्स से जो सीखेगा, वो दैट विल बी हैविंग एक तरह से ऐसा मान लो कि स्कूल से सेक्स रिलेटेड एजुकेशन से दैट विल बी साइंटिफिक नॉलेज लेगा. अदरवाइज बाहर क्या है, दुनिया में क्या है, जो लोग साइंस नहीं जानते हैं वो तो क्या देंगे, मिथ्स देंगे या कुछ मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर देंगे. ठीक है, तो अधकचरा ज्ञान राइट अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, लाइक जैसे आज आपको पता है हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ लिया. ठीक है, हमें पता है कि मेल के अंदर ये सिस्टम्स होते हैं, फीमेल के अंदर ये ऑर्गन्स होते हैं. और टुडे वी नो अबाउट मेंस्ट्रुएशन, अबाउट प्रेगनेंसी, कि किस तरह से हम इनको सब नॉलेज को, और तो एज अ बायो स्टूडेंट आप भी इस काम को शेयर अवेयर कर सकते हैं लोगों को. एडोलेसेंस के बारे में बताना जरूरी है, और एडोलेसेंस में प्यूबर्टी में जो जो चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है कि हमें करना क्या है. हमें बेसिकली गवर्नमेंट ने तो किए ही किए अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके अलावा स्कूल टीचर्स, स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं सबको एक अलग अलग सबका रोल है. फिर सेफ्टी और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं. आज हर बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट एड्स इज. जो यंग बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन प्यूबर्टी के एज में जैसे ही एंटर करती है, दे शुड नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ऑल दैट. ठीक है, वो हेल्प करेंगे बहुत सारे लोगों, स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंस एज ग्रुप, मतलब प्यूबर्टी के एज ग्रुप में जो है, ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ दे सके सोसाइटी को. लोगों को एडुकेट करना, स्पेशली फर्टाइल कपल्स को जो मैरिजेबल वाली एज के अंदर है, किसके बारे में कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से फैमिली का साइज छोटा रखा जा सके. प्रेग्नेंट मदर्स की केयर, उसके बेबी के बर्थ के बाद की केयर, दैट इज पोस्ट नेटल केयर. ठीक है, एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. क्यों ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंस है, क्यों मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम ही करेंगी, बाहर की जिम्मेवारियां नहीं संभाल सकती, और ऐसा नहीं है कि मेल सिर्फ बाहर की जिम्मेवारियां संभालेगा, घर में उसका कोई योगदान नहीं है. तो इन सब बातों के बारे में अवेयर करना है हमें. ठीक है, would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of the desired size. desired size का मतलब हम दो हमारे दो, और अब वो लिमिटेड और भी हो गया है. जनरली अब कपल्स कहाँ स्विच करने लग गए हैं, ओनली वन चाइल्ड. ठीक है, तो दैट इज देयर ऑन परसेप्शन, कैसे वो सोचते हैं, बट फैमिली साइज शुड बी डिक्रीज, क्योंकि कम अगर फैमिली का साइज छोटा होगा तो उनकी जो पेरेंट्स जो है एक अच्छी पेरेंटिंग दे पाते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन को लेकर, या जितने मतलब रिसोर्सेज की कोई लिमिटेड होने की वजह, जितना पॉपुलेशन साइज बड़ा होगा, जितना फैमिली का साइज बड़ा होगा, उतनी रिसोर्सेज की कमी महसूस होगी, तो किसी को भी अच्छी तरह से फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी. ठीक है, इतनी बातें क्लियर है. चलो आगे आ जाओ. अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम पता होना चाहिए ना, कि अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड रहेगी तो क्या होगा. अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पाएगी, अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिल पाएगा. अगर बहुत सारे बच्चे हैं घर में, कमाने वाला मेंबर सिर्फ एक है घर में, तो शायद वो अपने सब बच्चों को इक्वल जो सोर्सेज हैं वो नहीं मिल पाएंगे. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी. तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करना है. सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो हम सुनते हैं, रेप होना या इस तरह के बहुत सारे मतलब सेक्सुअली बहुत जो हम घटनाएं सुनते हैं, उनको भी हमें रोकना है. उनके लिए दैट नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक and take up necessary steps to prevent them. ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी सोचना पड़ेगा जिसकी वजह से ये जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये अराइज ना हो हमारी सोसाइटी के अंदर. ये पता क्यों होती हैं, जनरली जब
नॉलेज की कमी होने की वजह से, नॉलेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती है, तो ऐसी जो पर्सनालिटीज़, ऐसे जो इंडिविजुअल्स कह लो, तो दे आर काइंड ऑफ एक तरह से कुछ, दे आर नॉट हेल्दी। सिंपल सी भाषा में समझो, दे आर नॉट हेल्दी, दे आर सिक मेंटालिटी के लोग होते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको कहीं से बेस ही ऐसा मिला है, उनको नॉलेज ही नहीं दी गई है, उनका अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं की गई है। तो ये ये जो प्रॉब्लम्स है, इनके लिए हमें अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की जरूरत है, राइट? और उसके अलावा सक्सेसफुली हमें इम्प्लीमेंट करना है किसको? बहुत सारे एक्शन प्लान्स, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन किया जा सके, that require strong infrastructure facilities, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए और मटेरियल सपोर्ट चाहिए। और आप सब जो बच्चे ये जो बायो पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका एक एम है डॉक्टर बनने का, ठीक है? तो आपके लिए ये सब कुछ सीखना और आपकी ये ड्यूटी बनती है आगे आगे अवेयरनेस क्रिएट करना, टू बिल्ड दिस हेल्दी सोसाइटी, ठीक है? दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, और लोगों को केयर मिले विद रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ, लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ना, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एटसेट्रा, ठीक है? तो इसके लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए देयर नीड टू बी, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है? और साथ ही साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी कंटिन्यूसली चलते रहने चाहिए। ओके, देन देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनकी भी जरूरत पड़ती है ताकि एफिशिएंट केयर दे सके, असिस्टेंस दे सके लोगों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देयर शुड बी स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस हमने डिस्कस किया था, बेबी के अराउंड एक फ्लूइड होता है कैविटी के अंदर, दैट इज एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है? तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं? उन सेल्स को लेते हैं, जो फ्लूइड हमने एक बेबी के अराउंड जो फ्लूइड है एमनियोटिक कैविटी में, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, तो उन सेल्स को टेस्ट करते हैं। हुआ तो ये टेस्ट इसलिए था कि उन सेल्स को टेस्ट करके हम कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी अगर है बच्चे के अंदर, हम उसको पता लगवा सकें। बट लोगों ने इसका मिसयूज करना बेटा शुरू कर दिया, ठीक है? क्या किया उन्होंने बेबी का सेक्स पता करने लग गए कि अगर बेबी फीमेल है और हमें पता लग गया कि उसका जो होने वाला बेबी फीमेल है, तो उसको मदर की बॉडी के अंदर ही उसको अबॉर्ट करा दो, जन्म लेने से पहले ही उसको किल कर दो, दैट इज फीमेल फिटिसाइड। तो फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इसके अंदर देखते हैं, है ना, एमनियोसेंटेसिस के अंदर। किसके अंदर? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। कहाँ है एमनियोटिक फ्लूइड? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को सराउंड कर रहा है, राइट? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीगली चेक करना इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड, इसको लीगल था ये, इट इज लीगल सो दैट कोई भी जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज हो उनके बारे में पता लगाया जा सके। बट जब क्रोमोसोम के बारे में पता लग गया तो बेबी का सेक्स भी पता लग जाता है। अब जब उनको जो पेरेंट्स हैं उनको पता लग जाए कि होने वाला बेबी फीमेल है, तो उसको किल कराते हैं, तो जिसकी वजह से मासिव चाइल्ड, अच्छा इसके ऊपर बैन लग गया एमनियोसेंटेसिस पे। उसके बाद हमें बच्चों के इम्यूनाइजेशन को देखना है और ऐसे कुछ प्रोग्राम जो हमें हेल्प करते हैं किसमें? पोस्ट नेटल केयर में एज वेल एज प्रेगनेंसी के अंदर मदर की केयर में, ठीक है? तो ये सब हमारी क्या है? प्रॉब्लम्स है जिनका बारे में हमें सोचना है फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है? आगे आ जाओ। अब क्या हो गया? इसके लिए क्या करें? रिसर्च वर्क को बेटा इनकरेज करो। गवर्नमेंट ये कहती है जितना रिसर्च वर्क कर सकते हो उसको एनकरेज करो, तो रिसर्च करो। वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज इज एनकरेज्ड, और इसको सपोर्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ताकि नए नए मेथड्स या जो ऑलरेडी मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। अब क्या आप जानते हैं कि एक नया कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज सहेली के नाम से, है ना, टीवी में हमने ऐड देखा होगा बहुत बार, सहेली एक ऐसा नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको रिसर्च प्रोग्राम के अंडर किसने डेवलप किया है? CDRI ने, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च
इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मेडिसिन, एक ऐसी टेबलेट बनाई है दैट इज नोन एज सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, वॉज डिवेलप्ड बाय द साइंटिस्ट, ठीक है, इन लखनऊ इन इंडिया। तो ये सिर्फ वंस इन अ वीक लेनी होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि ये रिसर्च का ही पार्ट थी, ठीक है। तो ऐसे रिसर्च को हमें एनकरेज करना है। बेटर अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेटेड मैटर्स को लेकर, और साथ ही साथ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज को प्रमोट करना है। घरों पे जो दाई होती थी ना पहले, वो जो घरों के अंदर डिलीवरी कराती थी, दैट वाज वेरी लाइक तरह से रिस्की होता था, अनहाइजेनिक होता था, बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज कर सकता था, ठीक है। तो अब हमें एनकरेज करना है लोगों को कि ये घरों के अंदर नहीं करवाना है, हमें दैट शुड बी प्रॉपरली मेडिकल असिस्टेंस के साथ होनी चाहिए डिलीवरीज, और उसके बाद भी मदर को और बच्चे को पूरी पोस्टनेटल केयर देनी पड़ेगी। That will lead to maternal and infant mortality rates। जब इस तरह से डिलीवरीज होती थी ना पहले घरों में अंदर, जो अनट्रेंड जो लेडीज होती थी वो डिलीवरी करवाती थी, जिसकी वजह से बहुत बार मदर की भी डेथ हो जाती थी, बच्चे की भी डेथ हो जाती थी। तो अब हमें ये इंश्योर करना है कि मदर को पूरी मेडिकल असिस्टेंस मिले, और इवन उसके बाद भी बेबी को भी मदर को भी दोनों को पूरी प्रॉपर पोस्टनेटल केयर, और पहले जो मदर को केयर के साथ साथ, जिससे क्या हुआ, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हद तक कम हो गया, ठीक है। और इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ये हमारा एम होना चाहिए कि रेट कम हो, डेथ नहीं होनी चाहिए, और फर्टाइल कपल के पास छोटा फैमिली साइज, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। बेटर डिटेक्शन ऑन क्योर ऑफ एसटीडीज, अगर एसटीडीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के बारे में पता लग गया तो उसका डायग्नोज प्रॉपर हो, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, ठीक है। एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। ये सारी इंडिकेट करती है कि हमारी जो सोसाइटी है दैट इज इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिवली, ठीक है। तो दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। क्लियर? आई होप ये पूरा जो चैप्टर है ना हमारा, इसके अंदर हमें बस ये बेसिक चीज़ें समझनी है, और ये पूरा समझने का ही चैप्टर है। तो इसलिए एनसीईआरटी के साथ साथ इस चैप्टर को पूरा गो थ्रू करते जाओ। लास्ट सेंचुरी में देखो क्या हुआ था, all-round development various fields significantly improved the quality of life of people। लोगों की क्वालिटी बढ़ गई है क्योंकि बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, आप भी देख पा रहे हैं अपने आसपास, ठीक है। However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population, ठीक है। जितनी ज़्यादा बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिलने लग गई, उतना इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, जो हम चाहते हैं कि कम हो। बट उसके साथ साथ हमें ये भी पता है, हेल्थ फैसिलिटीज मिलने के साथ साथ पॉपुलेशन भी बेटा ग्रो कर गई, पॉपुलेशन का साइज भी ग्रो कर गया, ठीक है। बट अब इसके अपने वो नुकसान है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो अराउंड 2 बिलियन थी, कब 2000 मिलियन थी, कब 1900 के अंदर, 1900 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, अबाउट 2 बिलियन। 2 बिलियन का मतलब 2000 मिलियन थी, 1900 की बात है। एकदम से बढ़ गई अबाउट 6 बिलियन बाय 2000, 10 साल के अंदर ही सेंसस जब होता है तो इट इंक्रीज टू 6 बिलियन, 4 टाइम, राइट। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, इवन इंडिया में भी देखा गया ये। हमारी पॉपुलेशन जो 350 मिलियन थी, कब, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है, बट रीच्ड क्लोज टू बिलियन मार्क बाय 2000 तक आते आते 350 मिलियन से लेके हम बिलियंस वाली रेंज के अंदर पहुंच गए, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। एंड क्रॉस्ड 1 बिलियन को क्रॉस कर दिया, मई 2000 की बात है, ठीक है। तो हर साल ये जो सेंसस जो होता है हर 10 साल के बाद, दैट मीन्स हर 6%, एवरी 6% इन वर्ल्ड इज एन इंडियन। वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, हर छठा आदमी आपको इंडियन मिल ही जाएगा, इतनी पॉपुलेशन है किसकी, इंडिया की। ओके, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट के अंदर एकदम से फॉल आया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट
or infant mortality rate as well as increase in number of people in reproductive age. पिरामिड जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे एक्सपैंडिंग पिरामिड है ये, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर दैट इज नंबर बढ़ गया, ये है प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगी बेटा, किसी भी जगह की पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगी? इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो आ गया कम, राइट, बेटर फैसिलिटीज की वजह से। और क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर यंग यूथ वाली जनरेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से वो और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ है मेजर कॉजेज, ठीक है। अब हमारे RCH प्रोग्राम के अंडर क्या है, हम पॉपुलेशन ग्रोथ को नीचे तो ले आए बट अभी भी मार्जिनल है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2001 के सेंसस की हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टिल अराउंड 1.7%, दैट इज पर 1000 के पीछे 17 बंदे हैं पर ईयर, ठीक है। दैट इज अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन नेक्स्ट 33 ईयर्स में डबल हो जाएगी, ठीक है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ कुड लीड टू एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, खाने पीने की हमें कमी हो जाएगी जो कि आज की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना। तो दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज। देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर कि चेक करना ही पड़ेगा अब तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को। अगर इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो शायद बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हम पूरी ना कर सकें, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप था इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का, सिंपल सा एक ही तरीका है, लोगों को हमें मोटिवेट करना है। जितनी छोटी फैमिली होगी उतना आप अच्छा लाइफस्टाइल दे पाएंगे अपने बच्चों को, ठीक है। दैट इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज by using various contraceptive methods। तो contraceptive methods के बारे में नॉलेज दो ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज के ऊपर रोक लग सके, ताकि पॉपुलेशन का साइज छोटा रख सके, ठीक है। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, देखते हो आप लोग मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर पोस्टर लगे रहते हैं हर जगह, जहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक हैप्पी सा कपल विद हम दो हमारे दो के नारे के साथ, हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन, राइट, विद द स्लोगन, क्या स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो, We 2 are 2। बहुत सारे कपल मोस्टली यंग अर्बन एरियाज में रहते हैं, वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म। कुछ बहुत ही समझदार वाले जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सोचा 2 भी नहीं, हम सिर्फ एक पे ही फोकस करेंगे, सारी फैसिलिटीज एक अपनी उसी बेबी को देंगे, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स टू 18 ईयर्स, जो अब और भी बढ़ गई, क्योंकि अब फीमेल्स भी हर फील्ड के अंदर क्या हो रही हैं, एक्टिव हो रही हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो एक तरह से रिप्रोडक्टिवली हेल्थ, मेंटल, सोशल, हर लेवल पर, तो दैट हेल्थ को उसको मेंटेन करने के लिए भी 18 ईयर्स, ठीक है, फिक्स की गई थी। बट अभी का जो लेटेस्ट है दैट इज वो भी बढ़ा दी गई है 21 ईयर्स के करीब। बट अभी हम NCERT की बात कर रहे हैं तो अभी हम इसी एज को याद रखेंगे। और मेल्स के अंदर एज फिक्स कर दी 21 ईयर्स। तब तक एक अच्छी खासी ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है, एक अच्छी खासी मैच्योरिटी आ जाती है सोचने समझने की, ठीक है। तो ये एक स्टेप था। और फिर इंसेंटिव दिए गए उन कपल्स को जिन्होंने स्मॉल फैमिलीज को ऑप्ट किया, ठीक है। आर 2 ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड। अब हमें क्या बात करनी है, अब हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने में, ठीक है। अब देखो, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहां से देखो क्वेश्चन आता है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये है कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करना है, ठीक है। तो देखो, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, नंबर 1 लिख लो, ठीक है। इट शुड बी इजिली अवेलेबल। यूजर फ्रेंडली मतलब ऐसे कोई नहीं, बहुत कोई टेक्निक नहीं होनी चाहिए जिसको सीखने के लिए हमें पता ही ना हो कि कैसे यूज करने हैं। इट शुड बी बहुत फ्रेंडली यूज होना चाहिए, मतलब इट इज वेरी सिंपल टू यूज। अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए, सस्ते अवेलेबल होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए। ये इफेक्टिव का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी को रोक सके।
एंड दे शुड बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि जब चाहा हमने यूज कर लिया, जब चाहा हमने उसको दोबारा से ओपन कर दिया, ऐसा मान लो कि हमने उसको रिवर्सिबल कर दिया। बिकॉज प्रेगनेंसी, मान लो एक कपल है, कपल का एक बेबी हो गया, अब वो चाहते हैं कि दूसरे बेबी के बीच में गैप रहे, ठीक है, तो अब उसने यूज करने शुरू कर दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बट आफ्टर 2 और 3 years दोबारा उस कपल को लगता है कि नहीं, एक बेबी हमारे और होना चाहिए, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या मतलब वो जो मेथड यूज कर रहे हैं दैट शुड बी रिवर्सिबल, उसको दोबारा से भी अप्लाई किया जा सके और बिना किसी साइड इफेक्ट के या बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हो, ठीक है। ये बातें हैं किसकी, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर जनरल क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इट ऑल्सो शुड इन नो वे, किसी भी तरह से ये एक कपल की सेक्सुअल ड्राइव के अंदर इंटरफेयर ना करे, ना ही उसकी डिजायर के अंदर इंटरफेयर करे, और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। बहुत सारे वाइड रेंज के कॉन्ट्रासेप्टिव आज प्रेजेंटली अवेलेबल हैं जिनको हम ब्रॉडली ग्रुप कर सकते हैं फॉलोइंग कैटेगरीज में, ठीक है। चलो अगर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, देखो पहले तो ये लिख लो बेटा, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, ठीक है, इट शुड बी easily available, it should be easily available, or it should be effective, it should be effective, right। और क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होने के साथ साथ इट शुड बी रिवर्सिबल। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स, क्वालिटीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट। और हम कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास आते हैं बेटा नेचुरल मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे नेचुरल ऐसे तरीके हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं बैरियर मेथड्स, वी विल अंडरस्टैंड क्या होते हैं ये सारे मेथड्स, ठीक है। बैरियर मेथड्स के बाद और हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, या क्या यूज कर सकते हैं, देखो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, देयर कैन बी हार्मोनल पिल्स, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ इंजेक्टेबल्स, कुछ इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो इनको ऐड करो, आईयूडीज, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, कुछ इंजेक्टेबल हार्मोन्स के इंजेक्शंस हो सकते हैं, इंजेक्टेबल हो सकते हैं, या बॉडी के अंदर कुछ इम्प्लांटेशंस लगा दें, हार्मोन जो रिलीज करते रहेंगे, वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल्स, ठीक है। या कुछ हो सकते हैं हमारे पास सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, तो इन सब मेथड्स को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन टाइम। देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। देखो, इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, यस कंप्लीटली ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, यस इट कैन बी। इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट, मतलब 3 months के बाद, 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ये वाला टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या एमनियोसेंटेसिस को बेबी का सेक्स डिटर्मिन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक इसका अपने आप ऐसा मान लो कि सेक्स डायग्नोज हो जाता है, सेक्स डिटर्मिन हो जाता है, बट इस पर्पस के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट नहीं है। ये किस लिए है, इट इज टू डायग्नोज टू डिटेक्ट द जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के वजह इसको यूज नहीं कर सकते, इसीलिए तो इसको बैन किया गया है, राइट। तो आंसर होगा बेटा इसका डी, तो आंसर विल बी डी, दैट मीन्स इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis?
एमनियोसेंटेसिस के थ्रू आप सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जॉन्डिस इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो मतलब इसको आप एमनियोसेंटेसिस के थ्रू चेक नहीं कर सकते हैं। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस इज फॉर, कब यूज कर सकते हो आप लीगली एमनियोसेंटेसिस को? दैट मीन्स टू डिटेक्ट एनी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी, किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी को डिटेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो एमनियोसेंटेसिस को। ठीक है, इसका आंसर हो गया है डी। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। याद रखना है आपको, नोट को मार्क करना है। ठीक है, क्या ये इजिली अवेलेबल हो? बिल्कुल हो। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, लेस साइड इफेक्ट। क्या ये इरिवर्सिबल होना चाहिए? नहीं, इट शुड बी रिवर्सिबल। तो आंसर हो गया है इसका ए। कैसा होना चाहिए? इट शुड बी रिवर्सिबल, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आगे देखो। द प्रोग्राम टू गेट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल एट द नेशनल लेवल, इनको हमने कौन से प्रोग्राम बोला? इनको हमने बोला बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अंडरस्टूड? यस, ओके। What is the shape of growth curve? ग्रोथ कर्व की शेप पहले धीरे होती है, फिर एकदम से बढ़ती है, फिर एक रिसोर्सेज के कमी की वजह से कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब स्टेबल सी आ जाती है। तो इसका मतलब हमने ये समझा हुआ है कैसा कर्व होगा, एस शेप का कर्व आ जाता है ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ की जब बात चलती है। ठीक है, तो विद दिस इज द टाइम टू से थैंक यू। और हमने क्या कर लिया, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला यूनिट अभी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने पढ़ी है पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन, इंडिया की तरफ से नेशनल लेवल पे कौन से प्रोग्राम्स, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने में, राइट। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।